हमला सिर्फ एक हमला है या यह युद्ध का ऐलान है? पठानकोट को लेकर क्या वाकई तालमेल की कमी? पठानकोट को लेकर क्या वाकई शहीदों को सुविधाएं देने के लिए युद्ध का जिक्र कर दिया गया? और इन सब के बीच आखिर 2 कांग्रेस के और 2 बीजेपी के प्रधानमंत्री ही हैं जो पाकिस्तान गए, और इन सब के बीच रास्ता क्या वाकई पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार निकाल सकती है? बहुतेरे सवालों के साथ आज दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हमला हुआ, बातचीत हुई, बातचीत के बाद चूंकि हमला हुआ तो क्या यह प्लान बी तैयार था? यकीनन यह एक बड़ा सवाल है। प्लान ए तो है सरकार के पास, लेकिन प्लान बी नहीं है। उलझी हुई सरकार के सामने पठानकोट एक ऐसे हमले के तौर पर नजर आ गया जिसमें रक्षा मंत्री आज जब पठानकोट पहुंचे, प्रेस से बातचीत की, शहीदों के घर गए, तो झटके में कह दिया यह युद्ध है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसमें जो शहीद हुए हैं उनको सबको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर करना। सही सुना आपने। पठानकोट के शहीदों को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो युद्ध में मारे गए किसी भी शहीद को दी जाती है। तो क्या पठानकोट हमले को मोदी सरकार ने युद्ध माना है, या फिर शहीदों को सुविधाएं देने भर के लिए पठानकोट को युद्ध माना जा रहा है? युद्ध में जो कोई शहीद होता है वैसे ही बेनिफिट जो है ये सब लोगों को मिलेंगे। डीएससी के लोगों को, इनको भी इनको भी मिलेंगे। परिवार को भी सर बेनिफिट? हाँ, उससे परिवार को भी जॉब पंजाब सरकार ने दिया है, देने के वायदा किया है। जो बाकी का लगेगा वो यहाँ की टिबरी के जो ब्रिगेड है वो देख लेगी, लेकिन बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री ने शहीद के घर पहुंचकर पठानकोट के हमले को युद्ध माना, जबकि 2 घंटे पहले ही ग्राउंड जीरो यानी पठानकोट एयरबेस पर पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने ना युद्ध का जिक्र किया, ना ही इस बात का जिक्र किया कि हमला किया किसने और वो पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे। कोई जिक्र नहीं किया गया। 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए हैं, सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। तो जब सरकार को यह भी पता नहीं कि पठानकोट एयरबेस पर हमला किया किसने, फिर युद्ध का मतलब है क्या? क्योंकि अगर सरकार पठानकोट हमले को युद्ध मान रही है तो फिर पाकिस्तान की सरकार से भारत सरकार बात क्यों कर रही है? क्या यह रणनीति का हिस्सा है या फिर मजबूरी है? क्योंकि पठानकोट में कॉम्बिंग ऑपरेशन के बीच ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार जांजुआ से बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। यानी जिस देश से आए आतंकवादियों ने हमला किया उसे रक्षा मंत्री युद्ध मान रहे हैं, और उसी देश के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकार भरोसा दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इससे बड़ी त्रासदी हो ही क्या सकती है कि मुंबई हमले के दोषी लखवी तक को तो पाकिस्तान जेल में रख नहीं पाया। भारत के 5 डोजियर को पाकिस्तान ने सबूत नहीं माना। पाकिस्तानी फिदाइन नवेद भारत के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान उसे भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मानता। और अब पाकिस्तान ही भरोसा दे रहा है कि पठानकोट हमले के दोषियों पर वो कार्रवाई करेगा, और भारत पाकिस्तान के साथ एक तरफ बातचीत करने की बेचैनी भी दिखा रहा है और पठानकोट हमले को युद्ध भी मान रहा है। और युद्ध क्या सिर्फ इसीलिए वाकई माना जा रहा है कि शहीदों को ज्यादा सुविधाएं दी जा सके? तो जाहिर है इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती। यह वाकई मुश्किल सबब इसलिए क्योंकि बातचीत जिस तेजी से पाकिस्तान के साथ बीते 30 दिनों के दौरान की गई, उसमें पठानकोट के हमले ने वाकई यह दिशा तो दिखा दी कि आपके पास प्लान बी क्या है। और शायद वजह भी यही रही। जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, जिस तरीके से सिर्फ 24-25 किलोमीटर के दायरे को लेकर सरकार ने माना कि निगरानी करना मुश्किल, इसके संकेत क्या है? कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, लोग रहते थे, बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज ना करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो रक्षा मंत्री पारिकर ने माना कि सुरक्षा में सेंध तो लगी और 25 किलोमीटर तक फैले एयरबेस में ऑपरेशन चलाना मुश्किल तो रहा। तो सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? यानी 6 महीने पहले जिस रास्ते आतंकवादी घुसे उसी रास्ते 6 महीने बाद भी आतंकवादी घुस आए, और फिर एक सीमित क्षेत्र में सिमटे आतंकवादियों को मार गिराने में भी मुश्किल आ गई।
सवाल वही, जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि पठानकोट जैसा एयरबेस भी अगर कैमरे के दायरे में नहीं है, पठानकोट में मौजूद सेना की 2 यूनिट को भी सक्रिय नहीं किया जा सका, एनएसजी को सेना का काम सौंप दिया गया, तो जिम्मेदारी है किसकी और जिम्मेदारी लेगा कौन? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौर में खामोश है। रक्षा मंत्री आज जरूर बोले, लेकिन बीते 3 दिनों में रक्षा मंत्री पारीकर कुछ भी नहीं बोले। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भूकंप का जायजा लेने असम जरूर चले गए और भूकंप पर ही बोलना उन्होंने पसंद किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस दौर में कुछ नहीं बोली। वित्त मंत्री अरुण जेटली जरूर बोले, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नाम लिया तो दिल्ली से सैकड़ों मील दूर केरल में एक सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ इस अंदाज में बोले जैसे बातचीत तोड़ दो और पाकिस्तान से 2-2 हाथ भारत करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश में इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी बात हमने उनको समझाई है। अगर मोदी सरकार के ये बोल हैं तो सवाल है कि फिर आज रक्षा मंत्री इस सवाल पर क्यों खामोश हो गए कि पाकिस्तान की नवाज सरकार की इसमें भूमिका क्या है? तो क्या मोदी सरकार के बीच तालमेल की कमी है, या फिर बीते 1 महीने में मोदी सरकार ने जो तेजी पाकिस्तान से संवाद बनाने को लेकर की, उसमें पठानकोट हमले के बाद सरकार का रुख हो क्या, इसको लेकर सरकार के भीतर असमंजस है। क्योंकि प्लान ए के साथ सरकार तो आगे बढ़ी, लेकिन पठानकोट हो गया तो प्लान बी भी होना चाहिए और ये बना नहीं। सवाल वही, तो फिर जिम्मेदारी है किसकी और पठानकोट हमले में जो चूक हुई उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मुश्किल इसकी नहीं कि जिम्मेदारी लेगा कौन, मुश्किल एक सबब आगे है, जांच किसे सौंपी गई है? एनआईए को। एनआईए डीएनए सैंपल लेगी, एनआईए उस ड्राइवर और उस एसपी से भी पूछताछ करेगी जो सबसे पहले जिन्हें आतंकवादियों ने अपनी गिरफ्त में लिया था। लेकिन सवाल है एनआईए का मतलब आप क्या समझते हैं? आइए जरा समझ लीजिए, वो अपनी मजबूरियों तले एनआईए बीते 7 वर्ष से ज्यादा के दौर में क्या कर पाई और उसकी मजबूरियां हैं क्या? इन 2 हमलों के बीच 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस दौर में आतंक की हर घटना के बाद देश ने बड़ी उम्मीद से एनआईए की तरफ देखा, क्योंकि मुंबई हमले के बाद आतंकवाद से जुड़ी हर वारदात की जांच एनआईए को ही मिली। लेकिन दिल्ली में 2011 में हुए विस्फोट के बाद एनआईए की ढीली जांच के लिए कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो हर बड़े मामले में सवाल यही उठा कि एनआईए के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो आतंकी हमलों की कायदे से जांच कर सके जिनके तार विदेशों से जुड़े हों। ये सवाल इसलिए भी कि हाल में एनआईए ने ही सरकार को खत लिखकर डिपार्टमेंट में खाली पद भरने की मांग की, तो मोदी सरकार ने उसे ठुकरा दिया। एनआईए का कहना था कि उसे आतंकी गतिविधियों से निपटने और उसका दायरा बढ़ाने के लिए 2000 अधिकारियों की जरूरत है, जबकि अभी सिर्फ उसके पास 800 लोग ही विभाग में हैं। इतना ही नहीं, एनआईए के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। हद तो यह देखिए, जब अक्टूबर 2014 में पश्चिम बंगाल में विस्फोट हुआ था, तब अधिकारी वहां फौरन इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त कारें नहीं थी। यानी लॉजिस्टिक एनआईए के पास है नहीं, और सरकार इसे अमेरिका की एफबीआई के दर्ज पर देखना चाहती है। तो सवाल सीधा है, क्या एनआईए पठानकोट हमले की जांच को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? हालांकि एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और हमले के दौरान अगवा हुए एसपी सलविंदर सिंह को कटघरे में खड़ा कर साफ कर दिया है कि वह तेजी से मामले की जांच करना चाहती है। I've read his statements in the media and on the print and electronic media both. But till we interrogate him, I can't go by the media statements, you see. Let our officers talk to him first, and then we'll come to a conclusion whether he's a suspect or what. Right now he's an eyewitness. कहा जो भी जाए, लेकिन एनआईए अपने खाते में भले कई सफलता भी दिखाए, लेकिन सच यही है, राज्यों ने ही एनआईए पर भरोसा नहीं किया। पन्नों को पलटिए तो जर्मन बेकरी ब्लास्ट से लेकर 2012 के पुणे विस्फोट मामले तक की जांच राज्य पुलिस ने की, और उसमें एनआईए की भूमिका नहीं रही। यानी लॉजिस्टिक्स से लेकर बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी ने हमेशा एनआईए के हाथ बांधे रखे। ऐसे में साख का संकट एनआईए के सामने है, और सबसे बड़ी चुनौती भी। तो फिर पठानकोट हमला मुंबई हमले के बाद देश में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, और जांच एनआईए की टीम ही कर रही है। दरअसल पठानकोट से आगे की स्थिति इस देश में हर प्रधानमंत्री के सामने यही चुनौती देते हुए नजर आती है कि क्या
अब पाकिस्तान से आप बात करेंगे या नहीं करेंगे? पूरी बहस यहीं आकर अटक जाती है। लेकिन समझना होगा, पाकिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान का मतलब सियासी तौर पर किसी राजसत्ता के लिए प्यादा बनाना भी है और किसी के लिए ढाल बनाना भी है। यही स्थिति पाकिस्तान के भीतर है। तो क्या पाकिस्तान को लेकर नजरिया आजादी के बाद से या विभाजन के बाद से क्या रहा, नेहरू से लेकर मोदी तक? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा। नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में सिर्फ 4 प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान गए। और संयोग देखिए, इन 4 प्रधानमंत्रियों में 2 कांग्रेस के तो 2 बीजेपी के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से पहले तीनों प्रधानमंत्री ने 2-2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बार लाहौर जा चुके हैं और अगर वह इस बरस सार्क में शामिल होने जाते हैं तो फिर इतिहास के पन्नों में पहले ही 2 बरस में सत्ता के दौर में 2 बार पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले वह भी अपने तरीके के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो सवाल यह नहीं है कि 16 बरस की सत्ता के दौर में इंदिरा गांधी कभी पाकिस्तान क्यों नहीं गई। सवाल यह भी नहीं है कि पाकिस्तान को बांटकर उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। सवाल यह है कि पाकिस्तान ही भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी है जहां की यात्रा सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं आंकी जाती या विदेश नीति के दायरे भर में नहीं रखी जाती, बल्कि पाकिस्तान भारतीय राजनीति में वोट बैंक की तर्ज पर प्रभावित भी करता है। यानी पाकिस्तान को लेकर कौन सा रुख राजनेता अपनाता है, वही रुख उसकी पार्टी की पहचान बन जाती है। और वजह भी यही है, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी की पहचान और किसी ने नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा के रूप में रखकर की थी। तो दोबारा पन्नों को पलटे तो नेहरू ने 1953 के बाद 1960 में पाकिस्तान की यात्रा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता आंकने और बढ़ाने के लिए की। इसीलिए नेहरू कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर मुरी तक की यात्रा पर पाकिस्तान के जन समुदाय से रूबरू भी हुए। ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं में तमाम सभाओं में वहां रहने वाले भारतीयों से मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में समुदायों से मिलना भारत को कैसे प्रभावित करता है, इसे नेहरू ने उस दौर में बाखूबी समझा था। और शायद वाजपेयी ने भी कुछ समझा, इसीलिए वाजपेयी भी कुछ इसी तर्ज पर लाहौर की यात्रा पर बस से निकले थे। उस वक्त भी वाजपेयी की लोकप्रियता चरम पर थी। ध्यान दे तो मोदी भी कुछ इसी अंदाज में नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के अंदाज में लाहौर पहुंचे। यानी पाकिस्तान को लेकर घरेलू राजनीति और सामाजिक समीकरण को प्रभावित किया जा सकता है। ये बात नेहरू से लेकर मोदी तक के जहन में रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का सच यही है कि उसकी अपनी पॉलिसी में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। लियाकत अली से लेकर नवाज शरीफ के दौर तक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का रुख कभी नहीं बदला। और कश्मीर में कबीलाई संघर्ष से लेकर मौजूदा वक्त में आतंक के जरिए भारत को घायल करने के अंदाज में भी कोई परिवर्तन पाकिस्तान में नहीं आया है। तो असल सवाल यही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो या ना हो, यह भी भारत की तमाम सत्ताओं के लिए सियासी पासा ही रहा है। इसीलिए सत्ता में आने से पहले बीजेपी के बोल और सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार के बोल को लेकर सरकार में साथ खड़ी शिवसेना तक सवाल खड़ा करने से नहीं हिचकिचाती। हमारे जवान हमारी भूमि में हमारे एयरबेस पे शहीद होते हैं। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। शिवसेना पाकिस्तान के बारे में जो भूमिका बार बार सामने लाती है वो देश की भावना है, लोगों की भावना है। तो सवाल 3 है, भारत में सियासत के लिए पाकिस्तान सियासी मुद्दा है और पाकिस्तान के लिए भारत भी सियासी मुद्दा है। और दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने से जुड़े हैं। जाहिर है इसी का लाभ आतंकवादियों ने उठाया। आतंकवादी के जरिए पाकिस्तानी सत्ता ने अपने सौदेबाजी का दायरा बढ़ाया और भारत इसी में लगातार उलझता जा रहा है। हालात यह भी हो चले हैं कि पठानकोट को भारत युद्ध भी मान रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आतंक पर नकेल कसने का भरोसा भी लेना चाह रहा है। जाहिर है ऐसी जटिल स्थितियां हैं दोनों देशों के भीतर, जिसमें रास्ता किस दिशा में ले जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसको परखना भी जरूरी है। शायद इसीलिए हमें पीछे लिखना पड़ा कि दरअसल प्लान बी क्या नहीं है। और प्लान बी नहीं होने का मतलब इसलिए कहीं ज़्यादा विकट स्थिति है क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो एशिया में खासतौर से दक्षिण और मध्यम एशिया का जो हिस्सा है कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर लगातार बन रहा है और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारत के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। 24 घंटे बाद ही ईरान के साथ सऊदी अरब के संबंध तोड़ने का असर दुनिया में दिखाई देने लगा है और ये असर ऐसे वक्त खतरनाक मोड़ पर है जब भारत पर पाकिस्तान की जमीन से आए आतंकवादियों ने हमला किया और रिश्ते बिगड़ रहे हैं।
यानी साउथ सेंट्रल एशिया कैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल रहा है, इसके संकेत भी उभरने लगे। और ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या मध्य पूर्व में विकट होते हालात के बीच अब ISIS जैसे आतंकी संगठनों का और विस्तार होगा? क्या शिया सुन्नी मतभेद हमलावर के तौर पर सामने आएंगे? तेल की कीमतों में उछाल आएगा, क्योंकि इस घटना के बाद ही करीब 1.5% उछाल आ चुका है। और क्या इस अस्थिरता का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने यह चिंता तो जता दी है, बाकायदा संसद में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई और मध्य पूर्व की घटना को लेकर पाकिस्तान ने कहा वो सचेत तो है। यानी एक तरफ सीरिया संकट जारी है, रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं और इस दौर में ईरान को लेकर 3 देशों के फैसले ने नई सरगर्मी पैदा की है। लेकिन सवाल इन सब के बीच भारत का है, जो एक तरफ आतंकी हमले की चपेट में और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारतीय कंसुलेट पर भी तालिबान ने हमला किया। मुश्किल इतनी भर नहीं है कि पीएमओ क्या सोचता है, मुश्किल इतनी भर भी नहीं है कि दरअसल इस देश में डिप्लोमेसी किस दिशा में जाए। मुश्किल यह है इस देश के भीतर जो अलग अलग चाहे विशेषज्ञ अपने अपने तरीके से हों, पूर्व डिप्लोमेट हों, आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने उनसे चर्चा की और आखिरी सवाल यही पूछा उनसे, क्या पठानकोट दोबारा नहीं होगा? छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखलाते हैं, देखिए क्या बात हुई थी। हम मानकर चलें कि पठानकोट के बाद कोई दूसरा हमला नहीं होगा, हम ये मानकर चल सकते हैं, भरोसे से कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कोई सहमति है? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। नहीं, कभी भी एक और होगा। मैं आपको ये अर्ज करना ये चाहता हूं। बहुत खतरनाक मोड़ पे हम इस बहस को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पठानकोट के बाद नहीं होगा ये कोई कहने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, हम इस खतरनाक मोड़ पे हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कभी भी हो सकता है। गारंटी इस बात की होनी सवाल है चाहिए सर कि आगे भारत के अंदर के कोऑर्डिनेशन की बात छोड़िए, सर, यहाँ पे लेकिन ये डाइवर्स बहुत ही मैं कहना चाहता हूँ इतने कम लोगों में भी एक भरोसा नहीं जाता। भारत के आप अंदर एक के ब्रश से राजनीतिक, सामाजिक और पाकिस्तान को बौद्धिक डील नहीं कर प्रतिष्ठान सकते। एकजुट होकर एक स्वर में बोलते सभी हुए देश के आप साथ हैं। भूमिका लेंगे, सभी आप एक ब्रश से पाकिस्तान को डील नहीं कर सकते। जब तक आप ऐसे नीति ना अपनाएं जिससे पाकिस्तान को कर्ज चुकाना पड़े, जिससे उसको कुछ सैक्रिफाइस देना पड़े, जिससे उन पर प्रेशर आए, जब तक वो नीति आप नहीं अपनाते और उस नीति अपनाने के लिए हिम्मत नहीं दिखाते, तो आप उनका सामना और आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते। चोट पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चर्चा यहीं पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस बात का जिक्र जी पारसारथी ने कहा, दरअसल वो उस बैठक में शरीक हुए थे जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तमाम पुराने डिप्लोमेट्स को बुलाया था, चर्चा उसमें भी थी। लेकिन एक सवाल फिर वहीं पर आकर टिक गया, क्या 15 तारीख को विदेश सचिव की वार्ता होगी? उससे पहले कहीं कोई दूसरा हमला तो नहीं हो जाएगा? नवाज शरीफ जो भरोसा दिला रहे हैं वो भरोसा लिया जा सकता है, या पाकिस्तानी सेना का रुख, ISI का रुख और इन सब के बीच आतंकवादियों की अपनी ताकत दोबारा सीमा पार से कहीं कुछ हंगामा तो खड़ा नहीं करे? कई सवाल हैं। बहरहाल इन सब के बीच देश के भीतर लौटिए, क्योंकि पठानकोट से इतर एक खबर पंजाब की ही है, जिसमें इस देश के भीतर आज़ादी के 68 बरस बाद भी जमींदारी बेखौफ कैसे चलती है, जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। सरकारी हॉस्पिटल में मौत से 2-2 हाथ कर रहे रसाल सिंह और उनकी बेटी को गौर से देख लीजिए। इनके हाथ किसी हादसे में नहीं कटे, हाथ काटे गए हैं, वह भी तलवार से। जी, ये तस्वीर है आजादी के 68 बरस बाद लोकतंत्र को चिढ़ाने वाली, डंके की चोट पर जारी समनशाही की क्रूरता की, बेखौफ अपराधियों की और नाकाम बेशर्म पुलिस की। रसाल सिंह और उनकी बेटी की खता सिर्फ इतनी कि रसाल ने गांव के जमींदार से काम की एवज में पूरी मजदूरी मांग ली, यानी अपना हक मांगा, और उसकी एवज में उसके हाथ ही काट दिए गए। ਬਾਂਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੂਰ ਹੋਈ, ਆ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਖਖੜਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਕੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। 5 ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ। नहीं, पुलिस प्रशासन ने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है और ये स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आ रही है कि जो SP जिसको सबसे पहले आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लिया था सतविंदर सिंह से, उससे पूछताछ NIA कर रही है, कर चुकी है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, क्या जानकारी है? देखिए, NIA की टीम उनके घर पर पहुंची थी और कुछ देर पहले उनसे पूछताछ की है और SP तलविंदर, जो कि NIA DG ने पहले ही ये कह दिया
था कि वो शक के घेरे में है और उनसे एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। एनआईए की अलग अलग जो टीमें बनाई गई हैं उनमें से एक टीम इनके सलविंदर सिंह के यहाँ गई है और दूसरी जो कुक हैं उनके यहाँ गई है। ये सारी टीमें जो हैं मिलकर के जानकारी ले रही हैं कि आतंकवादी किस तरीके से आए थे और जब इनसे मुलाकात हुई थी और किस तरीके से इनको बंधक बनाया था। इन तमाम चीजों की विस्तृत जानकारी एनआईए की टीम इस वक्त ले रही है। तो सिर्फ एसपी से पूछताछ या बाकी दो सहयोगी जो उनके साथ गाड़ी में थे उनसे भी पूछताछ? बाकी दोनों सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जो वर्मा हैं उनसे भी एनआईए की एक टीम पूछताछ कर रही है। साथ ही जो कुक जिसके ऊपर भी संदेह किया जा रहा है उनसे भी पूछताछ की रही, क्योंकि अलग अलग तरीके के बयान लगातार एसपी सलविंदर की तरफ से भी दिया जा रहा है। आज एनआईए की डीजी ने इस बात की ओर इशारा किया था कि इनसे पूछताछ की जाएगी। उसी के चलते आगे कदम बढ़ाते हुए एनआईए की डीजी कल क्योंकि वहां पर जा रहे हैं, उससे पहले जो वहां 20 सदस्य जी तो गुरदासपुर के एसपी से पूछताछ। और ये हम आपको बता दें कि गुरदासपुर के एसपी से एनआईए ने जो पूछताछ की है उससे पहले उन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनल को 16 इंटरव्यू दिए हैं और हर बात में कहीं अंतर्विरोध था, कहीं कंट्रडिक्शन था एक दूसरी बात का। एनआईए ने इसीलिए पूछताछ शुरू की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार